गुज़िश्ता 20 बरस में मुझे दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से नए साल को मनाने का मौका मिला, जिसमें पाकिस्तान का कराची, पाकिस्तान का लाहौर, पाकिस्तान का इस्लामाबाद भी है। जिस तरह का नया साल जो है वो अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर, मैनहट्टन के अंदर मनाया जाता है, वहाँ जो फेस्टिविटी होती है। इफेक्शन के भी ऐसे बहुत से सीन जो हैं देखने में आए, जो मुस्लिम दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर ज़रा देखने मुश्किल ही होते हैं। दो 2024 का साल पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही मुश्किल, एक बहुत ही तकलीफदेह साल था। पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ बेइंतहा वायलेंस का उन्होंने इस्तेमाल किया, कभी पुलिस की शक्ल में, कभी पैरामिलिट्रीज़ की शक्ल में। फ़ौजी हुक्मरान ही हैरान नहीं हुए, मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, बिकॉज मेरा भी फ़ौजी हुक्मरानों की तरह और इंटेलिजेंस के अफसरों की तरह मेरा भी ये ख्याल था। इस्लामाबाद में जिस तरह से कत्लेआम हुआ और पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर मगरब की जो खामोशी रही, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख भी हुआ। फ़ौज को इस्तेमाल करके जिस तरह से कत्लेआम हुआ, उसके ऊपर मगरबी हुकूमतों की जो खामोशी है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी जो है वो यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात पे किस तरह से असरअंदाज होगी। इन मसलसल अगर मगरब में उसको एवेन्यूज़ जो हैं क्लोज हो रही हैं, तो वो लातीनी अमेरिका में मैक्सिको से लेकर अफ्रीका तक फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियाँ जो है वो खोल रहा है और उसे एक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। क्या पाकिस्तान उनके रडार के ऊपर ही नहीं है, या उनको एक कंसेंसस है कि हमने पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र ही नहीं करना? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन अलेक्जेंड्रिया नियर वाशिंगटन इन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 1 जनवरी 2025 है। आप सबको नया साल मुबारक हो। आप जहाँ कहीं भी हैं, पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में हैं, मशरिक़ वस्ता में हैं, कनाडा में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, लातीनी अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप में किसी भी शहर के अंदर हैं, अफ्रीका के अंदर हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, चीन में है, जहाँ कहीं भी हैं, आपको नया साल मुबारक हो। सदियों से नए साल की ये रीत है, ये रस्म है कि नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए हौसले लेकर आता है। और रोमन एम्पायर के ज़माने से नया साल जो है उसे मनाया जा रहा है। ख़ास करके जिस किस्म का नया साल हम मनाते हैं, इसका वैसे भी रोमन कैलेंडर के साथ ताल्लुक़ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से लेकर दिसंबर के जो महीने हैं, इन सब का रोमन कैलेंडर के साथ ताल्लुक़ है। ये और बात है कि रोमन सिविलाइजेशन से पहले जो उससे पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशंस गुजरी हैं, जैसे हिंदुस्तान की हिंदू सिविलाइजेशन, चीन की सिविलाइजेशन, मशरिक़ वस्ता की बहुत सी सिविलाइजेशंस, यूरोप की जो प्री रोमन इरा की सिविलाइजेशंस हैं, सेल्टिक इरा सिविलाइजेशंस हैं, अफ्रीका की सिविलाइजेशंस हैं, जो नेटिव अमेरिकन सिविलाइजेशन है, ये सब मौसमों के तग़य्युर और तबद्दुल के त्यौहार मनाया करते थे। जब रोशनी बढ़ती है या रोशनी कम होती है, जब फसलें काटने का वक्त आता है, जब गर्मी आती है, तब उसके नए त्यौहार होते थे। और हिंदुस्तान का दिवाली हो या यूरोप की हैलोवीन, जिसको अमेरिका में मनाया जाता है, जिसने अब एक क्रिश्चियन त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर ली है, इन तमाम त्यौहारों का, फेस्टिवल्स का ताल्लुक़ जो है वो मौसमों के तग़य्युर और तबद्दुल से था। मैं चूँकि अलेक्जेंड्रिया में हूँ और यहाँ मैं अपने बच्चों को लेकर आया था। यहाँ वाटर फ्रंट के ऊपर, रिवर फ्रंट के ऊपर जो फायरवर्क्स होते हैं वो दिखाने के लिए, ये बहुत खूबसूरत होते हैं। ट्राई स्टेट एरिया जो है, वाशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उसमें इससे खूबसूरत फायरवर्क्स जो है नए साल के, वो कहीं और नहीं होते। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अलेक्जेंड्रिया के फायरवर्क्स और यहाँ की सड़कों की जो हाल था, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स के टाउन है, 18वीं सदी का, अंग्रेज़ों के ज़माने का। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसके इमेजेस दिखाऊं, मैं आपको कोशिश करता हूं कि दुनिया भर के मैं आपको शहरों के इमेजेस दिखाऊं। Millions of people across the globe are celebrating as they welcome the dawn of a new year. The transition to new year is unfolding in a spectacular wave of celebrations in each region. From Sydney to Mumbai to Nairobi, communities around the world began welcoming 2025.
गुज़िश्ता 20 बरस में मुझे दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों से नए साल को मनाने का मौका मिला, जिसमें पाकिस्तान का कराची, पाकिस्तान का लाहौर, पाकिस्तान का इस्लामाबाद भी है, जिसमें बरतानिया का कैपिटल सिटी लंदन है, मैनचेस्टर है। इसी तरह से मुझे दुबई में, अबू धाबी में, मुख्तलिफ़ जगहों पे नए साल मनाने का मौका मिला। लेकिन जो नए साल का मैं समझता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि जिस तरह का नया साल जो है वो अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर, मैनहट्टन के अंदर मनाया जाता है, वहाँ जो फेस्टिविटी होती है, वहाँ जो जोशो खरोश होता है, वहाँ जो एक्साइटमेंट होती है, वहाँ जिस किस्म की इफेक्शन का मुजाहरा किया जाता है, वो मेरे ख्याल है कि दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। अब अलेक्जेंड्रिया, जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने का जब बादशाहत होती थी अमेरिका के अंदर 18वीं सदी में, उस ज़माने का एक अंग्रेज़ी तरस का ये शहर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत हिस्टोरिक, बड़ा पिक्चरस, इसकी वैसे भी बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। और जब हम यहाँ से इसकी एक किंग स्ट्रीट है उससे वॉक कर रहे थे, रिवर फ्रंट की तरफ, हार्बर की तरफ हम वॉक कर रहे थे, तो बहुत ही खूबसूरत सड़कों के ऊपर बहुत खूबसूरत मनाजर थे। शुरू में ट्रैफिक और लोगों का रश जो है वो कम था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम वाटर फ्रंट के करीब पहुंचते चले गए, उस रश में, उस गहमा गहमी में इजाफा होता चला गया। बहुत से लोग सड़कों के ऊपर डांस कर रहे थे, बेइख्तियार किस्म के। कभी एक डांस करता था, कभी दूसरा उससे ज्वाइन कर लेता था, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, मियाँ बीवी, बच्चों के साथ। और इफेक्शन के भी ऐसे बहुत से सीन जो हैं देखने में आए, जो मुस्लिम दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर ज़रा देखने मुश्किल ही होते हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन बहुत ही गहमा गहमी थी। वाटर फ्रंट के मनाज़र बहुत ही खूबसूरत थे, आतिशबाजी की वजह से भी और वहाँ की डेमोग्राफिक्स की वजह से भी, जिसके ऊपर मैं कमेंट करता हूँ। लेकिन जहाँ तक आतिशबाजी का ताल्लुक़ है, आसमान को हर तरह के रंगों से भर दिया गया। जैसे ही घड़ियों ने रात के 12 बजाए और 2024 का ख़ात्मा हुआ और 2025 का आगाज़ हुआ, तो आसमान जो है वो आतिशबाजी से उसको भर दिया गया। और अजीब व गरीब किस्म के रंग और डिज़ाइन जिन्हें मैंने अपने फ़ोन से, उसके कैमरे से कैप्चर करने की कोशिश की है और आपको यहाँ मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाने की भी मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत आतिशबाजी थी जो 30 मिनट से भी ज़्यादा जारी रही। थोड़ा ज़्यादा जारी रहने की वजह ये थी कि सारी शाम बारिश होती रही और 6 बजे जॉर्ज वाशिंगटन मेमोरियल के ऊपर जिस आतिशबाजी, जब वहाँ लोगों को कहा गया था कि वहाँ पहुँचें, वहाँ से रिवर फ्रंट से जो आतिशबाजी आपको वहाँ से नज़र आएगी, वो उस वक्त बारिश की वजह से नहीं हो सकी थी। तो फिर आतिशबाजों ने उसका बदला लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। लेकिन आतिशबाजी तो खूबसूरत थी ही, उसके मनाजर तो बहुत इम्प्रेसिव थे ही। मैं आतिशबाजी के साथ साथ वहाँ पर जो लोग इकट्ठे थे, जो हजूम था, जो नौजवान थे, जो क्राउड्स थे, जो फैमिलीज़ थी, उनको भी मैं बहुत गौर से देख रहा था और मुझे एहसास हो रहा था प्रैक्टिकली, मतलब किताबों में पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिकली मुझे एहसास हो रहा था कि अमेरिका की डेमोग्राफी किस तरह से बदल चुकी है। पाकिस्तान में बहुत से लोग अभी भी अमेरिका को एक गोरा मुल्क, एक सफ़ेद फॉर्म मुल्क समझते हैं। मैं चंद दिन पहले प्रोफेसर जेफरी सैक की किताब द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन और द प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर एक जगह वो लिखते हैं कि किस तरह से अमेरिका की डेमोग्राफी और उसका शक्ल जो है, उसका नक्शा जो है वो तब्दील हो गया है। और इस वक्त 2010 में उन्होंने वो किताब लिखी, जब वो पब्लिकेशन पर जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है वो जो 65 बरस से ज़्यादा उम्र के अमरीकी हैं, उनमें 65 से 75% लोग ऐसे हैं जिनको आप वाइट अमेरिकन कह सकते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन्स आ रही हैं उसके बाद 2010 में, उनमें अब वाइट्स जो हैं वो 50 और 60% के दरमियान रहते हैं। मैंने थोड़ा सा चेक किया कि मुझे कोई बता रहा था कि जो जनरेशन जी है उसके अंदर जो वाइट अमेरिकन जिसको कहा जाता है, वो अब सिर्फ 51% जो हैं, ये 52% रह चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद अब 25-26% हिस्पैनिक्स की है। फिर यहाँ पे चाइनीज़ हैं, फिर यहाँ पे एशियंस हैं, फिर मेरा ख्याल 10-11 या 15% जो हैं वो ब्लैक्स हैं। तो अमेरिका का जो डेमोग्राफिक मैप है, उसका जो फेस है वो बिल्कुल चेंज हो गया। और जब मैं यहाँ पर इन तमाम लोगों को रिवर फ्रंट के ऊपर, वाटर फ्रंट पे देख रहा था, तो मुझे एहसास हो रहा था कि ये अमेरिका जो है इसकी किस तरह से
इसमें एक नई किस्म की नस्ल जो है वो अब एक मुस्तकबिल की अपनी तलाश कर रही है, और इमिग्रेशन की वजह से किस तरह से ये सोसाइटी डाइवर्सिफाई होती चली गई, जिसके बहुत चैलेंजेस भी हैं। इसकी कई दफ़ा सिर्फ खूबसूरती की बात की जाती है, इसके साथ बहुत से कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी के अंदर बहुत सी टेंशन्स हैं, जिनका आने वाले वीलॉग्स में मैं मुसलसल जिक्र उसका करता रहूँगा। अब थोड़ा सा जायज़ा 2024 और 2025 के हवाले से हो। कहते हैं कि 2024 लाइक एनी अदर ईयर हैज़ गॉन इनटू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, वो माजी का तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। 2024 का साल पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ही मुश्किल, एक बहुत ही तकलीफ़देह साल था, जिसमें पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में दहशत गर्दी और हर किस्म की वायलेंस और हर किस्म की पॉलिटिकल वायलेंस में बेइंतहा इजाफ़ा हुआ। इस पॉलिटिकल वायलेंस की मूजद हमेशा की तरह पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारे और पाकिस्तान की हुकूमतें रहीं, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ बेइंतहा वायलेंस का उन्होंने इस्तेमाल किया, कभी पुलिस की शक्ल में, कभी पैरामिलिट्रीज़ की शक्ल में, कभी फ़ौज की शक्ल में, पाकिस्तान के सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के जो जर्नलिज़म है उसके प्रोफेशन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में इंटरनेट को किस तरह से उसका गला घोंटा गया। और इसी साल में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बिल्कुल रोल कर दिया गया, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 या 7 जज साहिबान ने असूल और इंसाफ की खातर इकट्ठे हुए आवाज़ उन्होंने बुलंद की। लगता था कि वो एक दीवार बन चुके हैं इस जबर के ख़िलाफ़। तो एक मलऊन शख्स जिसका नाम काजी फ़ायज़ ईसा है, जिसे तारीख़ हमेशा बुरे अल्फाज से याद करेगी, उसे इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के जो ख़ानदान हैं, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, शरीफ जरदारी, आसिम रजीम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का गला जो है बिल्कुल घोंट दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान महज एक सफ़ेद रंग की इमारत, एक मकबरे में उसे तब्दील कर दिया गया है। इसी साल के अंदर पाकिस्तान में इंटरनेट जो है उस पर बार बार कदगने लगी, उसे स्लो कर दिया गया। यूट्यूब, फेसबुक, हर चीज़ के ऊपर बेइंतहा जबर किया गया, क्योंकि लगता ये था क्योंकि जो इक़्तिदार है, जो ये ख़ानदान है, उन्हें लगता है कि लोग सच कहीं से अगर सुन सकते हैं, उसकी कोई ख़बर उनको आ सकती है, तो हर वो ज़राए, हर वो एवेन्यू जो है उसे बंद करने की कोशिश की गई। जब 2024 का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त लोगों को बड़ी उम्मीद थी इलेक्शन से, और फिर उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन से पहले कानून साजी की गई, अदालतों के फ़ैसले हुए, जिस तरह से काजी फ़ायज़ ईसा और पेशावर हाई कोर्ट ने मिल के तहरीक इंसाफ से, इमरान खान की जमात से उन्होंने बल्ले का निशानी उनका इलेक्शन से पहले छीन लिया, और जिस तरह से इमरान खान के ऊपर इद्दत का केस और बहुत से केसेस के फ़ैसले फरवरी 2024 के पहले हफ्ते में यके बाद दीगरे सुनाए गए, तो सच्ची बात है, मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में इसका एतराफ़ कर चुका हूँ कि मुझे तो लगा था कि अब लोग इतने मायूस हो जाएंगे, जैसे कहते हैं डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, डिसओरिएंटेड हो जाएंगे, कि वो निकलेंगे नहीं, मायूस होंगे, वोट डालने के लिए नहीं निकल सकेंगे। और फिर जिस तरह से बल्ला छीन लिया गया, तो लोग कैसे वोट डालेंगे, क्या पता होगा उनको कि किसके लिए हमने वोट डालना है। जब 8 फरवरी की रात को इंतखाबात के रिज़ल्ट आए, तो सिर्फ फ़ौजी हुक्मरान ही हैरान नहीं हुए, मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, बिकॉज़ मेरा भी फ़ौजी हुक्मरानों की तरह और इंटेलिजेंस के अफसरों की तरह मेरा भी ये ख्याल था कि इतनी कदगनों, इतनी रुकावटों, इतनी दुश्वारियाँ और जितनी कन्फ्यूजन पैदा की गई है, इसमें लोग कभी भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट नहीं डाल सकेंगे, और जो अज़ाइम है शरीफ जरदारी, आसिम रजीम के, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। फिर फ़लक ने ये नज़ारा देखा, पूरी दुनिया ने ये नज़ारा देखा कि पाकिस्तान के लोगों ने जिस किस्म की इंटेलिजेंस का, जहानत का और जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया, वो टोटली अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरह से उन्होंने पूरा एक, आप कहें कि तमाम के तमाम जो हिकमत अमली और तदबीर थी, उसे उन्होंने उल्टा कर दिया। और फिर आपने देखा कि किस तरह ऑलमोस्ट आप समझते हैं कि 170 के करीब सीटें जो हैं वो इमरान खान की जमात ने डायरेक्टली इलेक्टेड जीत ली। ये और बात है कि रात को बंदूक के ज़ोर से, मशीन गनों के ज़ोर से ROs के दफ्तरों के अंदर जाके रिजल्ट जो है उसे बदल दिया गया। अब 2024 और 2025 का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जिसे मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ दुनिया भर की पब्लिकेशंस और मीडिया से, वो तो मैं एक अगले वीलॉग में बहुत एहतियात से आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। लेकिन 2024 के इंतखाबात और फिर इस्लामाबाद में जिस तरह से कत्लेआम हुआ और पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर मगरब की जो खामोशी रही, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख भी हुआ और बहुत ज़्यादा मुझे हैरानगी हुई। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान दुनिया की ना सिर्फ 5वीं बड़ी आबादी है, 250 मिलियन 25 करोड़, बल्कि दूसरा बड़ा मुस्लिम मुल्क है। हमेशा ये कहा जाता है कि ये वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो जोहरी ताकत है। तो तवक्को तो ये थी कि इस मुल्क के अंदर जब 8 फरवरी 2024 को लोग डेमोक्रेसी के लिए, वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए निकलेंगे, कि जो लोग निकले ये कोई इस्लामिस्ट नहीं थे, ये कोई मजहबी इंतहा पसंद नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के ऊपर मगरब का इल्ज़ाम ही है कि यहाँ पर लोग जो हैं
यहाँ पर अगर डेमोक्रेसी होगी, यहाँ पर अगर इलेक्शन होंगे तो यहाँ मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो फ़रोग़ पाएगी। ये हमेशा से इल्ज़ाम है, खौफ यही है कि जी अगर मशरक़ वस्ता में जमहूरियत आ जाएगी तो वहाँ पर सारे एंटी वेस्ट होंगे, एंटी अमेरिकन होंगे। एक ऐसी आबादी जो मॉडरेट थी, जो मिडिल क्लास थी, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास थी, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान थे, वो जमहूरियत की खातर, इंसानी हकूक़ की खातर, अपने सियासी हकूक़ की खातर बाहर निकले। अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी और जमहूरियत के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इलेक्शन को जिस तरह से लूटा गया, ये ठीक है, उसके ऊपर बाद में अमेरिकन कांग्रेस की हाउस रेजोल्यूशन 901 आ गई, बहुत से और भी उस पर स्टेटमेंट्स आई, लेकिन इन सम टोटल मैं समझता हूँ कि मगरबी इंटेलिजेंसिया, मगरब के जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, मगरब की जो हुकूमतें हैं, मगरब के जो ज़राए अबलाग और मीडिया हैं, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्ल होने दिया और ख़ामोशी से उसका उन्होंने तमाशा देखा, उससे हमें ये पता चलता है कि मगरब का जो डेमोक्रेसी का रेटरिक और लेक्चर है और जो असल हकीकत है उनके मफादात की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मैं अगले वीलॉग के अंदर मैं बहुत बेहतर आपको ज़्यादा डिटेल्ड एक प्रोफेशनल एनालिसिस भी इसका आपके सामने रखूँगा। अभी तो मैं सिर्फ इसकी नोहा खानी कर रहा हूँ कि किस तरह से, और फिर उसके बाद आप देखें कि जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर कत्ले आम हुआ, फ़ौज को इस्तेमाल करके जिस तरह से कत्ले आम हुआ, उसके ऊपर मगरबी हुकूमतों की जो खामोशी है वो बहुत ही तीखे और मुश्किल किस्म के सवालात भी उठा देती है। अब मैंने कहा कि डिटेल्ड एनालिसिस तो मैं इसका प्रोफेशनल किस्म का आपके सामने अगले वीलॉग में रखूँगा 2024 और 25 का, लेकिन गुज़िश्ता कई घंटों से मैंने दुनिया की जो मेजर पब्लिकेशंस हैं, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स जो यूरोप का बहुत ही रिस्पेक्टेड पेपर है, इकोनॉमिस्ट ऑफ लंदन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, रॉयटर खबर एजेंसी, अल जज़ीरा, मैंने सबको स्कैन किया 2024 और 2025 के हवाले से। जो ज़्यादातर डिस्कशन है मगरबी ज़राए अबलाग में वो इस हवाले से है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी जो है वो यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात पे किस तरह से असरअंदाज होगी, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी चीन और अमेरिका और चीन और मगरब के ताल्लुकात पे कैसे असरअंदाज होगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन आया है जिसमें 2024 में तकरीबन $1 ट्रिलियन की, $1 खरब की इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंपनीज कर चुकी हैं, और 2023 जो है उसमें सिर्फ 18% कंपनीज ऐसी थीं जिन्होंने, 16% कंपनीज ऐसी थीं जिन्होंने $10 मिलियन या $10 मिलियन से कम की एक्सपेंडिचर या खर्चा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिज़ाइंस के ऊपर। लेकिन इस वक्त 30% मगरबी कंपनीज ऐसी हैं जो $10 मिलियन या $10 मिलियन से ज़्यादा का बजट रख चुकी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। लेकिन अभी कंपनीज़ को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा। 2025 जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी और क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम जो कंप्यूटेशन है उसके हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन हो रही है। अच्छा, चीन जिसके बारे में जिसको मसलसल पाबंदियाँ लगाई गई, मसलसल पाबंदियाँ लगी जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की पिछली प्रेसिडेंसी के ज़माने से, उसके बारे में इस वक्त तशवीश ये है कि चीन मसलसल अगर मगरब में उसकी एवेन्यूज़ जो हैं क्लोज़ हो रही हैं तो वो लातीनी अमेरिका में मैक्सिको से लेकर अफ्रीका तक फैक्ट्रियाँ जो है वो खोल रहा है और उसे एक चैलेंज के तौर पे देखा जा रहा है। यूक्रेन की जंग का बहुत तबसरा है। ये बहुत उम्मीद है कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी की वजह से यूक्रेन की जंग जो है वो ख़त्म होगी, उसका कोई हल निकलेगा, यूक्रेन कुछ टेरिटोरियल गेंस रशिया को देगा। डेमोक्रेसी के हवाले से कि 2024 जमहूरियत के हवाले से कैसा साल रहा, हिंदुस्तान के इलेक्शंस का बहुत जिक्र है, थाईलैंड का बहुत जिक्र है, इंडोनेशिया का बहुत जिक्र है, बर्मा का बहुत जिक्र है, श्रीलंका का जिक्र है, बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली आई उसका बहुत ज़्यादा जिक्र है, वियतनाम का जिक्र है। मुझे हैरानगी ये हुई कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी और दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान, 25 करोड़ 250 मिलियन के पाकिस्तान के इलेक्शन का, और वहाँ पे जमहूरियत का किस तरह से गला घोंटा गया, वहाँ इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उसका क्या नतीजा निकला, वहाँ किस किस्म का मैसेकर हुआ, वहाँ किस तरह से जो इंसानी हकूक़ हैं और किस तरह से जो जमहूरी हकूक़ हैं, जो सियासी हकूक़ हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका कैसे गला घोंटा गया, उसकी मुझे रॉयटर्स के अंदर जो एनालिसिस की बात कर रहा हूँ 2024-25 की, ना मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी एक लाइन नज़र आई है, ना मुझे अभी तक वाशिंगटन पोस्ट में नज़र आई है, ना मुझे उसकी कोई इसे कहते हैं फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर नज़र आई है। किसी जगह मुझे इकोनॉमिस्ट एक लाइन मैंने 2025 के हवाले से मैंने पढ़ ली, मुझे कहीं उसके बारे में कोई जिक्र जो है नज़र नहीं आया। सिर्फ एक काबिल ज़िक्र पीस आबिद हुसैन साहब का बहुत अच्छा लिखा हुआ पीस जो है अल जज़ीरा के अंदर मैंने देखा। अल जज़ीरा पाकिस्तानी रीजन को कवर करता है, आबिद हुसैन पाकिस्तानी
ओरिजिनल जर्नलिस्ट हैं, उनकी ही एक तहरीर मुझे देखने में आई। अभी तक मुझे कोई और तहरीर मैंने पाकिस्तान के हवाले से कोई बैलेंस तो क्या दूर है, तहरीर ही नहीं देखी, जिसकी वजह से मुझे हैरानगी हुई कि मगरब के ज़राए अबलाग जो हैं, क्या पाकिस्तान उनके रेडार के ऊपर ही नहीं है, या उनको एक कंसेंसस है कि हमने पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र ही नहीं करना। मतलब इस हद तक है कि इंडोनेशिया के अंदर के मसाइल डिस्कस किए गए हैं, बांग्लादेश को बहुत तफसील से डिस्कस किया गया है, श्रीलंका को डिस्कस किया गया है, लेकिन पाकिस्तान का कहीं मुझे जिक्र जो है वो नज़र नहीं आया। ये क्या सारी सूरत हाल है, इसके बारे में मैं एक तफसीली वीलॉग करूँगा जब मैं वापस घर पहुँचता हूँ, कहीं बैठ के फिर तफसीली वीलॉग करूँगा। थैंक यू सो मच, अभी इतना ही।